आज हम आवर्धन और आवर्धन के व्यंजक पर चर्चा करेंगे। हमारा पहले चर्चा करेंगे आवर्धन पर। आवर्धन की परिभाषा सबसे पहले, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल एम से सूचित करेंगे। हमेशा क्या चीज से? स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। तो जैसा कि परिभाषा में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में बट्टा कर देंगे। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात की जगह पर बट्टा कर देंगे और वस्तु की ऊंचाई नीचे होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई चित्र में देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित किया गया है और वस्तु की ऊंचाई को h1 से। तो इसलिए यहाँ होगा m बराबर h2 बटा h1। m क्या है? आवर्धन। h2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई। अब आगे हम आवर्धन का सूत्र यानी आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। अवतल दर्पण में एक चित्र बनाया गया है जिसमें एम डैश एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है और ध्रुव से एक प्रधान अक्ष खींचा गया है। प्रधान अक्ष पर ही एक वस्तु रखा गया है जिस वस्तु का नाम है ए बी। ए बी से एक किरण निकलती है, दर्पण के बिंदु एन पर टकराती है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर रिटर्न हो जाती है। दूसरा किरण निकलती है, दूसरी किरण, और दर्पण के ध्रुव से टकराती है। दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री का कोण आपतन कोण बन रहा था तो उतना ही कोण परावर्तन कोण बनाकर दूसरी किरण क्या होती है? एक्स दिशा में लौट जाती है। तीसरा किरण वस्तु से निकलती है और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। इस तीनों किरण को देखते हैं एक ही बिंदु पर टच करती है। इस बिंदु पर बी डैश बिंदु पर टच करती है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश। अब हम जो चित्र में देखते हैं उसी चीज को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे। माना कि एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी दर्पण के सामने प्रधान अक्ष और प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र, इधर क्या है? अनंत, इधर क्या है? वक्रता केंद्र। ये है के बीच में एक वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। और दर्पण के अगर सामने बनता है तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कौन बनता है? नाम क्या है? ए डैश बी डैश दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है, के बीच बनता है। किरण बीपी, ये जो किरण है बीपी है, दर्पण से टकराने के बाद पी एक्स दिशा में परावर्तित होकर लौट जाती है। माने बीपी दर्पण से परावर्तित होकर पी एक्स दिशा में चली जाती है। अब हम त्रिभुज में देखते हैं। यहाँ चित्र में दो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, बड़ा त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज नीचे है, छोटा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं कि छोटा बड़ा जरूर है लेकिन एक जैसे देखने में एक ही जैसा लग रहा है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज में लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी पी, इसलिए हम यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी पी। और यहाँ पर नीचे वाला त्रिभुज का नाम होगा ए डैश बी डैश पी, इसलिए यहाँ त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश पी। इनकी भुजाएं क्या है? समानुपाती होंगे। क्यों समानुपाती होंगे? क्योंकि ये दोनों समरूप है। कैसे समरूप है? देखिए, कोण जो है, कोण ए पी बी यानी ऊपर वाला कोण ये और नीचे वाला कोण ए डैश पी बी डैश, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों परावर्तन के नियम से दोनों कोण
बराबर होंगे। ऊपर वाला आपतन कोण है, नीचे वाला परावर्तन कोण है। कोण ए बराबर बी ए पी, यानी कोण ए बराबर ये 90 डिग्री होगा और यहाँ वाला कोण भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए डैश होगा बराबर। तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। और जब समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होंगे समानुपाती होंगे। तो भुजाएं समानुपाती कैसे करेंगे, पहले छोटे त्रिभुज का लंब ले लिए ए डैश बी डैश, ऊपर में लिखा गया ए डैश बी डैश। अब बड़े त्रिभुज का लंब ले लेंगे, उसका क्या नाम है ए बी, ए बी लिख देंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब छोटे त्रिभुज का आधार लेंगे ए डैश पी, तो हम लिख दिए हैं ए डैश पी। अब बड़े त्रिभुज का आधार लेंगे जिसका नाम है ए पी, तो लिख दिए हम यहाँ ए पी और इसको समीकरण नाम दे दिए 1। अब माना कि जो वस्तु की ऊंचाई है ए बी उसको हम h1 मान लिए, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए डैश बी डैश उसको क्या मान लिए h2 मान लिए, और वस्तु की दूरी वस्तु यहाँ है तो पी से कितना दूरी है ए पी दूरी पर है, इसलिए वस्तु की दूरी का क्या मान लिए ए पी। उसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम मान लिए ए डैश पी, ए डैश पी, ए पी को मान लिए यू और ए डैश पी को मान लिए भी, और यहाँ पर जो है जो लिख दिए वस्तु की दूरी ए पी बराबर यू और प्रतिबिंब की दूरी ए पी बराबर ए डैश पी बराबर भी। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए समीकरण 1 में पदों का मान रखने पर, ये सब जो पद है उसका मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो ए डैश बी डैश का मान यहाँ पर क्या है h2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे h2 चिन्ह परिपाटी के अनुसार हो जाएगा। उसके बाद है ए बी बराबर क्या है h1, तो नीचे लिखेंगे h1 प्लस, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि h1 जो है ऊपर है इसलिए प्लस होता है और h2 है जो नीचे इसलिए माइनस होगा। उसके बाद ए डैश पी है, ए डैश पी है, ए डैश पी माने प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी है, प्रतिबिंब की दूरी भी, चिन्ह परिपाटी का उपयोग होगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर एपी माने वस्तु की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं यू से, प्रतिबिंब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो माइनस यू हो जाएगा। अब इसको जब सरल करेंगे तो हमको मान प्राप्त होगा 2/h1 बराबर माइनस भी बटा यू। अब आवर्धन की परिभाषा में सूत्र क्या था m बराबर h2/h1, इसलिए हम लिखेंगे m बराबर h2/h1 और यहाँ पर देख सकते हैं h2/h1 बराबर क्या है माइनस भी बटा यू, इसलिए हम पूरा लिखेंगे। तो पूरा लिखने पर प्राप्त होगा आवर्धन यानी m बराबर h2/h1 बराबर माइनस भी बटा यू, यानी हम दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे जब जरूरत होगा तो m बराबर h2/h1 भी उपयोग करेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो m बराबर माइनस भी बटा यू भी प्रयोग करेंगे। इसलिए आवर्धन का सूत्र क्या हुआ m बराबर v h2/h1 बराबर माइनस भी बटा यू।